सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये फॉर्म आया हुआ है आपके सामने उत्पाद विभाग का, जो सब इंस्पेक्टर का है, उस परीक्षा को आप जो है 16 जुलाई आयोजित होगा और सब इंस्पेक्टर का है। और आप सब फॉर्म भरिए जो लोग जो है ग्रेजुएट हैं, क्योंकि कम सीट में लोग फॉर्म नहीं भरता है और वैसी स्थिति में रिजल्ट्स हो जाते हैं। तो मैं राय दूंगा कि आप आवेदन जरूर करें। दूसरी चीज रही कि तैयारी में तो एक एक दिन टारगेट व्यक्ति को बनाना चाहिए कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, और एक दिन पूरा उसी टॉपिक को पढ़े। जैसे आज हम लोग करने जा रहे हैं आपको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कृषि और पशु चिकित्सा। तो कृषि में पूछता है आपको कि सबसे पहले भारत में कृषि कब से प्रारंभ की गई थी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भारत में ऐसे अनसिस्टमेटिक एग्रीकल्चर सिस्टम होगा जिसके प्रमाण हम लोगों के बहुत कम मिल पाते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक जो है आपको खेती का प्रमाण 6000 ईस्वी पूर्व से मिलता है। ऐसे आपको बता दें कि 6000 बीसी के इलाहाबाद का एक जगह है कोलडिहवा, ठीक है। ये कोलडिहवा से चावल ही मिला है। बताइए उतना पुराना चावल वहां था कोलडिहवा में, ये समझ सकते हैं आप। तो खेती के सबसे बड़ा जो प्रमाण है ये आपका मिलता है बुर्ज होम से। बुर्ज होम का अर्थ होता है आपका, ये कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर का एरिया है। इसका होता है भोज वृक्ष का घर। अंग्रेजों ने ये नाम लिखा था बुर्ज होम। तो भोज पत्र जो होते थे पहले केला की छिलका की तरह, तो केला का छिलका जो होता है ना, फल नहीं बल्कि उसका थम ले लीजिए केले का, तो जैसे उसको छिलते जाइए तो लास्ट तक छिलका ही मिलेगा प्याज के जैसा। तो लेकिन प्याज वाला जो होता है, केला वाला जो होता है मोटा होता है, और जो भोजपत्र के होता है बहुत पतला होता है, एकदम पतला। माने ये हम कागज जो यूज कर रहे हैं इससे भी पतला होता है, और इसी पर पहले लोग लिखने का काम करता था। तो इसलिए भोजपत्र आज भी देखिएगा जड़ी बूटी वगैरह में लोग प्रयोग करता है, यंत्र तंत्र मंत्र लिखने में। तो वहां ज्यादा था भोज वृक्ष, इसलिए बुर्ज होम नाम था। और वहीं पर जो है आपको 6000 बीसी के जो है प्रमाण मिलता है। ऐसे कृषि के प्रमाण देखेंगे हल से जोतने का। पहले जो था डिगिंग स्टिक था। डिगिंग स्टिक को लोग बोलते हैं खंती या खोंती। ये खोंती जो है ये मुंडा भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे। ये संस्कृत भाषा का शब्द खोंती नहीं है, ये मुंडा भाषा का शब्द है जो जनजातीय लोग प्रयोग करता था। छोटा नागपुर के पहाड़ी में रहता था, उसको डिगिंग स्टिक कहा गया अंग्रेजी में। तो उससे लोग खोद के जो है खेती करने का कार्य करते थे। और मृदा उतना नहीं थी, बहुत सारा पर्वतीय क्षेत्र था और काफी मजबूत मिट्टी थी, हार्ड मिट्टी थी, जोतना कठिन था, लोहा की खोज हो ही नहीं थी। तो इस तरीके से लोग लकड़ी से ही खोद कर और फिर निकाला करता था। बाद में जो है तंबा का खोज हुआ, और तंबे के बाद लोग जो है धीरे से लोहा भी खोज लिए, जो आपको 950 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत में देखा गया और 1350 ईस्वी पूर्व के आसपास मिस्र में देखा गया। उसके पहले लोहा का प्रमाण जो है पूरी तरह पुख्ता साबुत के अनुसार नहीं मिलता है। रही बात आपको कि इस ढंग से खोंती से होता था, लेकिन हल से खेत जोतने का जो प्रमाण है हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा से मिला है, ठीक है। और ये कालीबंगा आपको पता ही होगा कि राजस्थान के गंगानगर जिला में है। गंगानगर जिला में आपको पड़ता है राजस्थान। तो यहां पर जो है हल रेखा का माने खेत जोते जाने का प्रमाण मिलता है, और वो भी स्पष्ट मिलता है। जो करीब करीब की क्यारियां थी, उन क्यारियों में जो है गेहूं की खेती यानी जौ की खेती होती थी, और जो चौड़ी चौड़ी क्यारियां थी वहां सरसों की खेती होती थी। 9 प्रकार के फसल के खेती का प्रमाण मिलता है। और एक ध्यान रखिएगा कि सिंडन माने कपास होता है। सिंडन एक शब्द आया है, विदेशी लोग यूनानी लोग प्रयोग करते थे, तो ये सिंडन शब्द है, इसका मतलब होता है कपास। और कपास के उत्पादन हड़प्पा सभ्यता में होता था, क्योंकि जो सूती कपड़े थे इसका प्रमाण मिला है। आपके मोहनजोदारो एक जगह है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहां से मोहनजोदड़ो, यहां के उस्तरा होता है दाढ़ी ओढ़ी बनाने वाला, ठीक है। ये उस्तरा में
जो लपेट कर कपड़ा रखा गया था वो कॉटन का था। ठीक इसी ढंग से वो कपड़ा मिला, बताइए कितना सुरक्षित था कि कॉटन के कपड़े जो है मॉइस्चर से बहुत जल्दी गिला हो जाते हैं, और फिर मॉइस्चर होगा तो बैक्टीरिया अटैक कर देगा, उसको खा जाएगा। कपड़ा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट आप जलाते हैं तो बहुत सारा बदबू देता है। देखे होंगे फोफिया मिठाई वगैरह जो है वो सब चावल से बनता है, उसको भी जलाइएगा तो बदबू देगा। वो कुरकुरे वगैरह है, जलाइएगा तो बहुत स्वयं चावल को ही एक मुट्ठा तनी डाल दीजिए ना भूंजा आग में, देखिएगा धुआं आता है, आपका नाक फट जाएगा, तो बहुत सारे बदबू देता है। तो इस ढंग से ये कपास में जो है बैक्टीरिया लग जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उस तरह में लपेटा हुआ एकदम से मिला है मोहनजोदारो से। और आलमगीरपुर है आपके हिंडन नदी के किनारे मेरठ में, ये भी आप जानते होंगे, वहां से नाद पर छाप मिला है आलमगीरपुर। ठीक है, ये मेरठ जहां 1857 के विद्रोह हुआ था सभी जानते हैं, हिंडन नदी आज भी वहां है, वहीं पर आपको नाद पर कपड़े का छाप मिला है। यानी हड़प्पा सभ्यता में ये सिंडन था और यहाँ जो है कपास के प्रमाण मिले हैं। और बड़े पैमाने पर विदेशों में इन विलासप्रिय वस्तुओं को भारत से भेजने का काम किया जाता था, क्योंकि जो सील करके भारत से कपड़े भेजे जाते थे या सामान दूसरे देशों में, वहां पर उस सील यानी कि मुहर बड़े पैमाने पर मिला है। अब रही बात की खेती का, तो खेती देखेंगे कि धीरे धीरे कभी बढ़ते रहा खेती, कभी कभी कम होते रहा, ऐसा प्रमाण आते गया है। और भारत में आज भी देखिएगा पैरेलल टेक्नोलॉजी आपको दुनिया में दिखाई पड़ता है। एक देखेंगे आप कि काफी आगे कोई निकल गया है, जहाज से चलता है लोग, हेलीकॉप्टर से चलता है लोग, तो दूसरी तरफ आज भी बैलगाड़ी से भी चलने वाले लोग हैं। एक तरफ देखेंगे राजस्थान वगैरह में, चाहे दक्षिण भारत में, विवाह शादी के दौरान हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा हो रहा है। इतना ज्यादा अमीर लोग वहां है और विकास किया है लोग। और वहीं दूसरे तरफ देखेंगे आप कि अभी भी जो है अच्छा छीटा जा रहा है, हम लोगों के तरफ पिछड़ेपन है, हाथ से हम लोग छीटते हैं। तो वही पैरेलल इंडिया में है। आज भी देखे होंगे टंगा गाड़ी कहीं कहीं दिखाई पड़ जाएगा। बंगाल में तो जाएंगे आप तो ऐसे दिखाई पड़ जाएंगे जैसे आदमी जो है वहां ठेला खींच रहा है। तो विकास प्रभावित नजर आता है कहीं ज्यादा। उस समय में भी देखा गया कि कृषि जो थी काफी विकसित अवस्था में थी, और कई जगह जो थी कृषि ऐसे ही खाद्य संग्राहक लोग थे। जो विकसित सभ्यता थी, जैसे हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, लोथल हुआ, कालीबंगा हुआ, रोजदी हुआ, सुरकोटडा हुआ, जुदई जोदोरो हुआ, इसी ढंग से आलमगीरपुर हुआ, आपका सुदूर दक्षिण में भगतराव देखेंगे, दैमाबाद देखेंगे। ये काफी जो है डेवलप्ड जो है शहर थे, या बड़े शहर हो या छोटे शहर हो। लेकिन ऐसा नहीं कि उतना ही था, बल्कि छोटे छोटे शहर भी थे वहां पर, जहां एकदम साधारण सी बस्तियां थी। धौलावीरा में देखेंगे त्रिस्तरीय बस्तियां थी, लेकिन जो छोटे बस्तियां थी वो खाद्य को संग्रह करने का काम करते थे, जहां तहां से बिटोर लेना। और जो बड़ी बस्तियां थी वो खाद्य पदार्थ को उत्पादित करते थे। और अनाज के भंडार भी मिले हैं। आप जो अनाज के भंडार 6 के क्रम में, 6 और 6 के क्रम में, वैसे ही आपका मोहनजोदारो से मिला है। बहुत विशाल जो है अन्नागार मिला है, अनाज का भंडार। यानी ये कृषि के अतिरिक्त उत्पादन को शो कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। अगर ज्यादा उत्पादन नहीं होता तो शायद मोहनजोदड़ो से उतना विशाल अनाज का भंडार नहीं मिलता। और 6 के क्रम में जो है आपके 12 अनाज के भंडार मिले हुए हैं। ये समझिए कि कितना ज्यादा बड़ा है। अब रही बात आपको, उसके बाद के समय में थोड़ा सा पतन हुआ, फिर लोग जो है इधर उधर माइग्रेट किए ड्यू टू चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट, और मॉनसून के आगमन में थोड़ा प्रभाव हुआ और सूखा पड़ गया। तो लोग वहां से पानी की कमी के कारण जहां तहां गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता में नहीं, कुआं नहीं था, सिंचाई के लिए कुआं की व्यवस्था थी। और लोग जल पीने का भी प्रयोग करते थे और सिंचाई के भी कार्य करते थे। मोहनजोदड़ो के हर घर से कुआं मिला है, पब्लिक के लिए भी और फिर घर वाले लोगों के लिए भी, हर घर से कुआं मिला। सोचिए कितना ज्यादा डेवलपमेंट मोहनजोदारो में हुआ था। क्योंकि हड़प्पा में इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे, और इसलिए जो है वहां परुली नदी भी थी, रावी नदी भी थी, इसको परुशनी कहते हैं ऋग्वेद में। तो उससे उन लोगों का काम चल जाता था। अब रही बात बाद के काल में, देखेंगे फिर कृषि, जैसे ऋग्वेदी काल में आएंगे तो ये लोग भी जो थे पशुचारी थोड़ा ज्यादा थे। हालांकि कृषि ये भी करते थे। जौ का महत्व ये भी चर्चा किए हैं। ऋग्वेद में ब्रीही माने चावल आया है, गोधु माने गेहूं आया है, अपूप माने पुआ आया है। तो ये सारे ऋग्वेद में चर्चा आया है।
ऋग्वेद के बाद जो आप देखे होंगे अन्य वेद आए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें भी इनके द्वारा स्थायी बस्तियां बसने लगी। भूमि का महत्व भले ही नहीं था, लेकिन भूमि जो है गौण अवस्था में थी। आगे उसके बाद देखेंगे कि जब आता है आपका महाजन पद काल, तो निश्चित रूप से भूमि से राजस्व लोग प्राप्त करना प्रारंभ कर लिया था, और ये लंबे समय तक चलते रहा। ये आपके लगभग आजादी के बाद आकर भारत का जब तीव्र गति से औद्योगिकीकरण हुआ है, तब जाके करीबन 12% के आसपास जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान है। नहीं तो आपको बता रहे कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंट के समय में भी लगभग 50% जीडीपी में योगदान दे रहा था। तभी जाके भारत सरकार ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को ही महत्व दिया था। और फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि जितना भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं बहुउद्देशीय रूप में अगर बनाई जाती है तो एक मंदिर का काम करेगी। यानी उनको लगा कि भारत कृषि प्रधान देश है, और यदि इसको हम कृषि को इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे भारत की आबादी को भूखमरी से निजात मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकेंगे। तो ये तो रही आपको भिनी भिनी। हालांकि ये बाद में देखे होंगे गुप्त काल में भी बहुत सारे तराग बनाए गए, बहुत सारे पोखरा बनाए गए, भूदान दिया गया, ब्राह्मणों ने इस जमीन को लेकर उपजाऊ बनाया। आप समझ रहे हैं क्या कि ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया? बहुत शिकायत कर देते हैं 2 मिनट में, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों ने अपने घर को छोड़ दिया, साधु हो गए, संत हो गए, ब्रह्मचर्य हो गए, और फिर मठों में चले गए। मठ में जो उन जमीनों को उन्होंने उपजाऊ बनाया जो जमीन अनुपजाऊ था। गुप्तों ने वह जमीन नहीं दिया जो उपजाऊ था, बल्कि अनुपजाऊ था, चौड़ा था, चाचर था, भूत था, जंगल था, सांप था, हाड़ा था, बरनी था। ब्राह्मणों ने अपने शिष्यों को दिन दिन भर पढ़ाया, लिखाया और मजदूरी में उस जमीन को उपजाऊ बनाया। उपजाऊ बनाकर जो है लोगों के लिए उपलब्ध कराया सारी सुविधाएं। खुद विवाह नहीं किया, शिष्य रख लिया किसी के घर का, वो भी विवाह नहीं किया। ये परंपरा चलती रही। लेकिन आज लोग कहते हैं कि मठ में बहुत जमीन है, लूटा है, हम लोगों का जमीन है। गजब! उन्होंने आज उद्योगपति कमा रहे हैं तो उनके बच्चों का जमीन हो रहा है, और मठों में ब्राह्मणों ने त्याग किया, वो उनके बच्चों का नहीं होगा। ये गलत सी चीज है और वो रहना चाहिए था। लेकिन क्या कीजिएगा, एक परंपरा बन जाती है। जिसकी भी शिकायत करना शुरू कर दीजिए, बस शुरू कर दीजिए, ना आगे देखना नहीं होता। मॉब लिचिंग, मॉब लिचिंग में क्या, मारो मारो मारो। तो जिसके खिलाफ बस आवाज एक किसी ने उठा दिया, षड्यंत्रकारी ने। और सबसे बड़ी अच्छी बात है, विदेशियों का षड्यंत्र की समझदारों के खिलाफ उठा दो। देश से जब समझदार समाप्त हो जाएंगे तो कुत्ते सियार आ जाएंगे, और कुत्ते सियार को बुद्धि कितना, गर्दन में बेल्ट डालो। और फिर 700 साल जो है मुसलमानों ने बेल्ट डालकर कुत्ते की तरह भारत को नचाया, और 300 वर्ष तक जो है आपके अंग्रेजों ने नचाया। तो इस ढंग से 1000 वर्ष तो भारत कुत्ता रहा है विदेशियों का। और फिर वही विदेशी चाहते हैं कि जो ज्ञानी है उनके खिलाफ मॉब लिचिंग करा दो, हल्ला करा दो, विरोध करा दो। फिर ज्ञानी वो समाप्त हो जाएंगे, कमजोर ठंडा पड़ जाएंगे। फिर 200-400-500 साल जो है भारत को कुत्ता बनाया जाए। एक अच्छा मार्केट है, एक अच्छा लेबर फैक्ट्री कंट्री है। तो ये चाहते हैं लोग, ये जानबूझकर ब्राह्मणों के त्याग को या उस बलिदान को, जो उन्होंने मौसम का अनुमान करना शुरू कर दिया, सीजन को दिया, अनुसंधान किया, कब मानसून आएगा, कब जाएगा, कब वर्षा होगी, किस नक्षत्र में क्या होगा, इन्होंने त्याग से यार अध्ययन किया। आज हम लोग इस 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, क्या अनुमान लगा पाएंगे कब वर्षा होगा, कब नहीं वर्षा होगा? उनके पास बहुत सारी विधियां थी, बहुत सारे टेक्निक थे, जिसको हम सीखे नहीं, बस उनके विरोध में आ गए। अब एग्रीकल्चर में थोड़ा सा और आगे हम जाते हैं कि इसमें डिजीज क्या होता है। तो आधुनिक रूप में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स मैं कहूंगा, जो बीपीएससी मेन वगैरह में आपको जरूरत पड़ेगी तो उसका प्रयोग जरूर कीजिएगा और लिखिएगा। हमारे यहाँ जो घास होता था, सुनेंगे आश्चर्य करेंगे, तो मोथा नहीं होता था, दूब घास होता था। संकट के समय में महाराणा प्रताप दूब घास खाए थे, मरे नहीं थे, पॉइजन नहीं होता है उसमें, ध्यान रखिएगा। तो दूब घास होता था, या ज्यादा से ज्यादा होगा तो आपको ये होगा, क्या बोलते हैं, साग नहीं होता है गेहूं में, क्या बोलते हैं उसको, बथुआ। अब बथुआ साग खाते हैं तो आपको आयरन बनता है, विटामिन बनता है, कैल्शियम की मात्रा होती है, बहुत सारी चीज होते हैं। तो हमारे यहाँ खेतों में भी ऐसे घास होते थे। पानी में भी जो होता था ना, वो कर्मी होता था, कर्मी। और कर्मी का साग लोग खाता है, फायदा करता है एकदम से। हमारे देश की जलकुंभी नहीं है, ये अटलांटिक महासागर से आया है। ये जितना मोथा वगैरह देख रहे हैं हमारे देश का नहीं है। वो जो एक भूरा क्या होता है वो भी हमारे देश का नहीं है। ये विदेशों से जो हम गेहूं मंगाए खेती करने के लिए, हाइब्रिड जानकर, उसके दौरान ही वो लोग जो है इन घास को भी डाल दिया थोड़ी मात्रा में, एकदम 1 क्विंटल में अगर 100 ग्राम घास डाला तो ज्यादा नहीं। और धीरे 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 1966-67 से जो शुरू हुआ घास हमारे देश में, तो घास होने लगा खेतों में। आज इतना घास हो रहा है। हमारे देश का घास भांग था, हमारे देश का घास धतूरा था,
हमारे तो भांग अगर मान लीजिए खेत में होता भी फसल को नुकसान करता है क्या? अरे चटनी पीस के खाइए, आपको स्वस्थ रखेगा एकदम से। भांग एकदम हाइजेनिक देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर होती है। लेकिन विदेशों से जो घास आया वो फसल को नष्ट कर देता है। अब उनका दवा छीटिए, और दवा छीटेंगे अगर तो चौड़े पत्ती वाले सरसों को ले जाएगा। ले गया सरसों, अब होता कहाँ है? तोड़िया हम लोग जो है उत्पादित करते हैं, पिलक्का सरसों गया आपके काम से। तो जितने अच्छे फ्रूटफुल पौधे थे उनको जला दिया हमने, उनको मार दिया हमने, और अब विदेशी पौधे केवल रह गए। उन्हीं का गेहूं, उन्हीं का दवाई, उन्हीं का प्रयोग, उन्हीं का जहर खाते हैं। फिर हम बीमार पड़ते हैं, हमारी लिवर खराब होती है, किडनी खराब होती है, तो फिर हम अपने लिए भी दवा मंगाते हैं। जमीन के लिए दवा मंगाए, कैल्शियम डीएपी गोबर के स्थान पर देना शुरू किया, अनुर्वर हुआ। फिर हमने फसल के लिए मंगाया, घास खत्म करने के लिए, फसल जहरीला हुआ, और फसल को हमने खाया तो हम जहरीले हो गए। और इस तरीके से अब अपनी दवा हम लोग करा रहे हैं। देखने रहे विकेट कितना उड़ रहा है। बड़े पैमाने पर बिहार से लेकर पूरे भारत में मृत्यु दर बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा। आप समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन विश्व का नंबर 1 हो गया है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल है कि अभी भी विश्व में हम नंबर 2 ही आएंगे अगर सतर्क रीडिंग आएगी तो। उसको कहने दीजिए, जो वो रीडिंग दिया भारत सरकार का सर्वे आने दीजिए। लेकिन जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ा है सब माइग्रेटेड है, सब सॉफ्ट कंट्री जानकर बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडोनेशिया से आ रहे हैं। यानी जो हमारे देश में है वो दूसरे लोग आकर यहाँ की आबादी को एकाएक बूम कर दिया है, एकाएक बहुत बढ़ा दिया है। हमारे देश में जितनी जन्म हम लेते हैं उसके करीबन हम लोग अगर 10 लड़का जन्म लेता है तो हमारे 7 अभिभावक चले भी जाते हैं, 8 अभिभावक चले भी जाते हैं। यानी थोड़ी थोड़ी हम लोगों की डेवलपमेंट होती है। लेकिन क्या कहिएगा, अभी जो है डेवलपमेंट के कारण राजनीतिक सबसे ज्यादा है। उसके पीछे कारण मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं, इन टॉपिक से कुछ लेना देना है इसलिए मैं बता रहा हूं। अब कहा जा रहा है, डिमांड हो रही है कि आरक्षण जो है जनसंख्या के आधार पर दिया जाए, जिसकी आबादी ज्यादा है उसको ज्यादा आरक्षण दिया जाए। यानी जिसने जनसंख्या घटाने के लिए त्याग किया, जिसने घटाने के लिए अपने पत्नी का ऑपरेशन करा दिया, खुद का ऑपरेशन करा दिया, जिसने अपने जनसंख्या को इस देश में नहीं बढ़े इसके लिए संत हो गए, आदित्यनाथ योगी, ऐसे ऐसे महान महान संत, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, और संत होकर जनसंख्या को घटा दिया, ऑपरेशन करा के जनसंख्या को घटा दिया। और ऐसी स्थिति में अब कहा जाए कि नहीं आपकी जनसंख्या कम है इसलिए आपको फायदा नहीं मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं, जो देश के हित के लिए इतना बड़ा त्याग किया उसको अब कम फायदा मिलेगा, और जिन्होंने देश के अहित के लिए काम किया, 8 गो 9 गो 10 गो 14 गो 12 गो 2 गो ब्याह करके 3 ब्याह करके एकदम मच्छरों की तरह लाइन लगा दिया पूरा का पूरा, तो ऐसे लोगों को का तो आबादी ज्यादा हो गई है और इसलिए उनको अब ज्यादा इस देश में फायदा मिलना चाहिए। किए गलत देश के अहित के लिए काम किए। और चूंकि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने 1952 में प्रयास सबसे पहले किया था, विश्व में जनसंख्या रोकने के लिए भारत ही सबसे पहले कदम उठाया था, और उसी भारत के लोगों ने इतने लंबे अवधि में आबादी बढ़ा ली और कह रहे हैं कि हम ज्यादा हैं, हमको ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। गजब सी बात है भैया, आपको तो दंड मिलना चाहिए कि आपने इतनी आबादी किया कैसे। पिछले 50 साल के या 75 साल के रिपोर्ट लिया जाए और देखा जाए 75 साल में सर्वाधिक आबादी किस परिवार की बढ़ी, जिस परिवार की बढ़ी है आबादी बढ़ाने के साथ दंड शुल्क लिया जाए। जितनी आबादियां बढ़ी है सब पर कम से कम एक आबादी बढ़ी 1000 रुपया तुमको पर्यावरण प्रदूषण चार्ज लगेगा। अब कहां आबादी ले जाते हो तुम जानो। तो इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं सही बता रहा हूं आपको कि एकदम भले हमें वोट मिले ना मिले, अगर पद मिल जाए तो मैं ये कानून बना दूंगा कि जिनके घर में भी 2 से ज्यादा बच्चे होंगे पर बच्चा 1000 रुपये महीने सरकार को देना होगा, अन्यथा जेल, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और अगर 4 से ज्यादा हो गए तो 2000 रुपये पर बच्चा, और अगर 6 से ज्यादा हो गए तो उनकी आधी प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी। आप कानून देखिए ना, बना दीजिए, देखिए तुरंत जनसंख्या कंट्रोल हो जाता है एकदम से, तन को देर नहीं होगा। आप जो जनरल लोग हैं या जो भी है अपनी आबादी घटाने की कोशिश किए हैं, बेचारे रुक रुक के वो भी बढ़ाना शुरू कर दिए, तो आबादियां तो बढ़ेगी ना। पृथ्वी तो बढ़ नहीं रही है, लोड तो जमीन पर बढ़ेगा, वस्तुएं सीमित है, आवश्यकता बढ़ रही है, तो ऐसे ही वस्तुओं की स्कैर्सिटी आएगी। यही हुआ जमीन पर जो है खेती सिस्टम में। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, अनुपजाऊ जगह पर घर नहीं बन रहा है, खेती गृहस्थी वाला जगह पर बन रहा है। जहां अच्छे फसल के उत्पादन होते थे वहां भी घर बना रहा है लोग।
जहां उत्पादकता उसकी अच्छी थी वहां भी बना रहे हैं लोग। कोई इसके लिए कानून नहीं है कि जहां अच्छा फसल हो रहा है वहां पर नई बस्तियां नहीं बनेगी। कानून कुछ भी नहीं चल रहा है, ऐसे ही अपने लोग एक दूसरे के सत्ता पर, माने अंग्रेज गए उसके बाद खींचा खींची। अंग्रेज थे लूटने में, मुस्लिम थे इस्लामीकरण में, अंग्रेज थे लूट के ले जाने में, हमारे नेता हैं कुर्सी पर बैठने में। इनको देश से कुछ मतलब ही नहीं है एकदम से। तो हमारा एग्रीकल्चर भाग्य भरोसे हमारे पूर्वजों की देन है, जो वो लोग मेहनत करके जहां तहां कुआं बनाया था, जहां तहां पोखरा बनाए थे, और आज भी हमारी सिंचाई उसी से होती है। जो ये नहर भी, डैम भी बना रहे हैं या पंपिंग सेट भी गवर्नमेंट दे रहे हैं। आप ब्लॉक के दौर कर देख लीजिए कितनी ज्यादा कठिनाई है आपको एक पंपिंग सेट लेने में, कि इससे लिखवाइए उससे लिखवाइए, और सारा लिखवा देंगे तो घूस दीजिए उनको, तब जाके सरकार की स्कीम आएगी। और का तो 12 गो आया है। तो हमारे यहाँ जो है कृषि में एक बहुत बड़ी ये समस्या है। दूसरी समस्या है पूंजी के अभाव के कारण नई तकनीक का हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तीसरी समस्या है कि एग्रीकल्चर प्रकार की शिक्षा न होने के कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। चौथी है कि उस वस्तु के उत्पादन से बाजार मूल्य बहुत कम है। एक खीरा उत्पादित करने वाला या एक आलू उत्पादित करने वाला किसान, यदि वो आलू उत्पादित करता है तो सोचिए, खेत को जोतेगा, आलू के बीज को ले जाएगा, उसे कोल्ड स्टोर से ले जाने के बाद काटेगा, काटने के बाद क्यारी बनाएगा, क्यारी बनाने के बाद बोएगा आलू को, उस पर मिट्टी चढ़ाएगा, समय अनुसार उसकी सिंचाई करेगा, और सिंचाई करने के बाद खाद खरी, उसके अगेती अंगमारी पछेती अंगमारी आलू में दोनों होता है। उससे अगर बच गया तो फिर आलू को जो है कोड़ेगा जमीन से, और निकालने के बाद जब मार्केट में गया तो पता चला कि उसके आलू जो है 4 रुपए किलो है। हम इस बार खेत में एक थे खड़े तो पूछे उसे, तो बोला 4 रुपए किलो है। मैंने कहा भैया काम कीजिए 50 किलो दे दीजिए। जानते हैं वो कहा कि आगे सर 50 किलो का बोरा नहीं है, बोरा फटा हुआ है। 25 किलो मेरे गाड़ी पर बांध दिया, और मैंने उसको 100 रुपये देना शुरू किया तो बगली में मेरे कस दिया, बै का मैंने अब 100 रुपया देने चले हैं, मुझे दूसरा लीजिए ताकि किसान खुश हो जाए। काहे के लिए वो नहीं लिया पैसा, बै अपने में चलता है, ऐसा कोई बात नहीं। मुझे 25 किलो उत्पादित करने में उसको कितना मेहनत लगा होगा, और वो फ्री में आलू दे दिया। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि वो भी व्यापारी जो ले जा रहे हैं वो पैसा नहीं दे रहे हैं, उधार लगा रहे हैं, खींच से बेच रहे हैं हम लोग। और वही अब आलू जाइए 10 रुपए 12 रुपए मिल रहा होगा बाजार में, रेट बड़ा निश्चित होगा, अभी तो पता नहीं है हमको। तो वही कहना है आपको कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता। खीरा उत्पादित करते हैं, खेतों में बेचते हैं 7 रुपए किलो, बस सुबह खरीदा, मार्केट में लेकर आ गया और यहां घूम के बेचा तो 30 रुपए 40 रुपए किलो। तो जो सुबह से शाम तक में काम कर रहा है वो कमा रहा है 30 रुपए प्रति केजी, और जो 3 महीना खेतों में खटा, उतना पूंजी लगाया, जमीन है उसका, सब कुछ किया, उसको मिल रहा है 1 रुपए किलो पर। तो आप सोचिए, इस डिफरेंसेज को गवर्नमेंट को पटना चाहिए। और यही सबसे बड़ी कारण है कि भारत में जो है किसान के क्षेत्र में लोग जाना नहीं चाहता है, कृषि के क्षेत्र में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि अध्ययन करने के बावजूद भी अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट भी करेंगे तो लाभ नहीं है। अगर टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्ट करेंगे तब भी आपको लाभ उतना नहीं मिलेगा। एजुकेशनल इन्वेस्ट करेंगे, अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर से आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, पीजी कर लीजिए, अनुसंधान करके आ जाइए, क्या आपको फायदा मिलेगा? फिर अंततः कंपनी में जाना पड़ेगा, आप किसानों के सलाहकार नहीं होंगे। और यही कारण है कि भारत में जो कृषि की व्यवस्था है वो विकसित अवस्था में नहीं है। हमारी परंपराएं श्रेष्ठ थी, जिस कारण आज भी हमारे लोग माता पिता के अनुभव से सीख पाते हैं और उत्पादन कर पाते हैं। तो कंपटीशन में क्या आएगा अगले वीडियो में, ठीक है? नमस्कार।